मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग क्लासेस जो फ्री है उसमें आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पेपर की शुरुआत करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री में जो हम लोगों का पहला टॉपिक होगा वो होगा उत्तरवर्ती मुगल शासक। जब हम लोग उत्तरवर्ती मुगल शासकों की बात करते हैं तो इनकी शुरुआत औरंगजेब के बाद होती है। औरंगजेब की मृत्यु मार्च 1707। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात ही उत्तरवर्ती जो भी शासक आए 1858 तक, इन सभी शासकों को हम उत्तरवर्ती मुगल शासक कहते हैं, क्योंकि औरंगजेब अंतिम सशक्त मुगल शासक था जिसकी मृत्यु के पश्चात उसके पुत्रों में जो भी हुए अधिकतर अयोग्य हुए। सिर्फ ओवन सिडनी के अनुसार कि औरंगजेब के पश्चात यदि हम किसी मुगल शासक के विषय में कुछ अच्छे शब्द कह सकते हैं तो वो था बहादुर शाह प्रथम, जिसका शासनकाल 1707 से 1712 के मध्य है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट बहादुर शाह प्रथम से ही करेंगे और ये देखते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात बहादुर शाह प्रथम कैसे गद्दी पर आए और इनके इस छोटे से शासनकाल में कार्य क्या क्या रहे होंगे। सत्रह 1707 से 1712। ठीक, 1707 में औरंगजेब की जब मृत्यु हुई तो इसने अपनी मृत्यु से पहले एक वसीयतनामा तैयार कराया। इस वसीयतनामा को तैयार कराने के पीछे जो मकसद था वो ये उद्देश्य था कि इसके पूर्व में जो उत्तराधिकार का युद्ध हुए वो युद्ध औरंगजेब के पुत्रों के मध्य ना हो। और इस वसीयतनामा के अनुसार उसने क्या किया कि उसके जीवित 3 पुत्र मुअज्जम, आजम और कामबख्श, ये 3 पुत्र, इन तीनों के मध्य साम्राज्य का विभाजन। और इसके कारण उसने क्या किया कि मुअज्जम जो कि बड़े पुत्र थे उनको 12 सूबे प्रदान किए, आजम को 4 सूबे जिसमें संपूर्ण दक्कन का क्षेत्र था और कामबख्श को 2 सूबे प्रदान किए गए। ये औरंगजेब की वसीयत नामा था। इसका मूल उद्देश्य कि उत्तराधिकार के युद्धों से अपने बच्चों को बचाएं, जिसमें अधिकतर हत्याएं होती थीं और कोई न कोई अंत में एक विजयी होता था जो शासन गद्दी पर आता था। लेकिन परिणाम क्या हुआ कि जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई, जब मृत्यु हुई तो मुअज्जम उस समय जमरूद जो कि अफगानिस्तान में पड़ता है वहां थे। ये शहजादा आजम अहमदनगर में थे और कामबख्श बीजापुर में। ये तीनों जैसे इन्हें सूचना मिली, मुअज्जम सीधे दिल्ली के लिए और दिल्ली पहुंचकर इसका युद्ध आजम से हुआ, जिसे जजाऊ का युद्ध कहते हैं, जो जून 1707 में लड़ा गया। और इस युद्ध में मुअज्जम की विजय होती है और आजम पराजित होते हैं और मार दिए जाते हैं। साथ में आजम के 2 पुत्र भी मारे जाते हैं। परिणाम यह हो गया कि अब आजम उत्तराधिकार के युद्ध से पूर्णतः समाप्त थे। अब बचे केवल कामबख्श, जिनसे बहादुरपुर का युद्ध होता है, बीजापुर का युद्ध होता है
मिनट। ये मुअज्जम वर्सेस कामबख्श इनके बीच है, और ये होता है सितंबर 1709 में, जिसमें कामबख्श पराजित हुए, मारे गए, और इनके एक पुत्र की भी इसमें मृत्यु होती है। और अब ये कंफर्म हो गया था कि दिल्ली की सत्ता पर औरंगजेब के बाद शहजादा मुअज्जम ही गद्दी पर बैठेगा, और शहजादा मुअज्जम ने बहादुर शाह प्रथम, दूसरा एक नाम इन्होंने रखा शाह आलम प्रथम, इस नाम से गद्दी पर बैठते हैं। टाइम पीरियड 1707 से 1712। ठीक है, अब ये देखना है कि बहादुर शाह प्रथम, जिनके विषय में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं ओवेन सिडनी के अनुसार, उसने कार्य क्या किए होंगे औरंगजेब के बाद। क्योंकि बहादुर शाह प्रथम के समय से ही गुटबंदी, आर्थिक स्थिति का खराब होना, ये सारे लक्षण औरंगजेब के समय से ही मुगल दरबार में आ गए थे। ऐसी समस्याओं से निजात कैसे लेते हैं ये, क्योंकि अवस्था भी लगभग 57 साल थी इनकी, तो उस 57 साल की उम्र में, यानी जीवन के अंतिम पड़ाव पर, इन्होंने निर्णय क्या क्या लिए होंगे, ये चीजें। जब हम लोग बहादुर शाह प्रथम की बात करते हैं तो ये देखते हैं कि औरंगजेब के द्वारा जो भी अधूरे कार्य छोड़े गए थे, या औरंगजेब के समय ऐसे जो भी विद्रोह थे जिन विद्रोहों को औरंगजेब दबा नहीं सका था, उनके प्रति इनकी नीति क्या थी। तो पहला काम इन्होंने राजपूताने के साथ, इस राजपूताने में इन्होंने क्या किया कि राजपूतों से इन्होंने मित्रता कर ली, अर्थात संधि कर ली। लेकिन इस संधि में सर्वोच्च सत्ता मुगल ही बनी रही। राजपूतों की सभी मांगों को भी इसने नहीं माना। किया क्या, जो उत्तराधिकार का प्रश्न था राजपूतों में, इस उत्तराधिकार के प्रश्न को राजपूतों के अनुसार इन्होंने मान लिया, इन्हें स्वीकार कर लिया। लेकिन राजपूतों को जो अलग से वतन जागीर के अतिरिक्त जागीर मिलती थी, ज्यादातर ये जागीर मालवा और गुजरात जो उत्पादक प्रदेश थे, इन क्षेत्रों में दिए गए। इन क्षेत्रों में दी जाने वाली मुगलिया साम्राज्य के द्वारा राजपूतों को जो जागीर दी गई, उस जागीर को देने की परंपरा को इसने समाप्त कर दिया, पहला। दूसरा, जो जागीर पहले से दी गई थी वो जागीर भी ले ली गई, यानी राजपूतों को उनके आंतरिक मामलों में स्वायत्तता तो दी गई, लेकिन राजपूतों के आर्थिक हितों पर हथौड़ी भी बहादुर शाह के द्वारा चलाई गई, और इनके वतन जागीर के अतिरिक्त जो आय होती थी, जो अलग से खालसा, मुगल खालसा क्षेत्र में इनको जागीर मिलती थी, वो जागीर समाप्त कर दी। पहला काम इसने ये किया। दूसरा, मराठों के साथ इन्होंने संधि कर ली और शाहू को छत्रपति मान लिया, यानी साहू छत्रपति स्वीकार कर लिए गए बहादुर शाह प्रथम के द्वारा। लेकिन इसमें किया क्या इन्होंने, ताराबाई
राजाराम की पत्नी ताराबाई ने राजाराम की मृत्यु के बाद अपने अल्पवयस्क बेटे को शिवाजी द्वितीय सेकंड के नाम से छत्रपति घोषित कर रखा था और यही शिवाजी द्वितीय के नाम से मुगल मराठा जो साम्राज्य था वो 1700 से लेकर 1707 तक चला। बहादुर शाह प्रथम ने साहू को तो छत्रपति स्वीकार किया, लेकिन शिवाजी द्वितीय को भी छत्रपति स्वीकार किया। यानी एक साथ मुगल शासक द्वारा तो शिवाजी के वंशजों को छत्रपति स्वीकार करना अर्थात मराठों में गृह युद्ध के बीज बो देने का काम इन्होंने किया ताकि मराठे आपस में लड़ते झगड़ते रहें। एक अच्छी योजना थी ताकि मराठों को कमजोर किया जा सके। एक युग था। दूसरा काम इन्होंने जो किया, 1 मिनट, सिखों के साथ, ठीक, सिखों के साथ इन्होंने अंतिम सिख गुरु रणजीत सिंह, गुरु गोविंद सिंह, इसने संधि कर ली थी क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जब साउथ पहुंचे उससे पहले उनकी डेथ हो गई। तो जब डेथ हुई तो ये शासक अभी नहीं बन पाए थे उत्तराधिकार के युद्ध में, लेकिन स्वयं को बादशाह घोषित कर दिया था। तो ऐसे में इन्होंने उन्हें संधि हुई उनसे, और गुरु गोविंद से संधि होने के बाद गुरु को पंजाब के क्षेत्र में जो भी क्षेत्र दिए गए थे पहले से जिस पर अधिकार था उसे इन्होंने स्वीकार भी कर लिया। लेकिन उसी समय गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो जाती है और सिखों का जो नेतृत्व है वो गुरु के एक शिष्य बंदा बहादुर ने स्वीकार कर लिया। तो जब बंदा ने स्वीकार किया तो गुरु गोविंद सिंह के साथ जो संधि की गई थी वो सिखों के साथ लागू नहीं, गुरु के साथ की गई थी, सिखों के साथ नहीं। इसलिए बंदा बहादुर के प्रति इसने दमन की नीति का सहारा लिया और परिणाम यह हुआ कि सिखों के प्रति इनकी नीति सदैव दमन की रही ताकि सिख क्षेत्रों पर अधिकार स्थापित किया जा सके। लेकिन बंदा बहादुर ने छापामार युद्ध प्रणाली जारी रखी। बंदा बहादुर पकड़े नहीं जा सके इनके समय में और सिखों का दमन भी नहीं हो सका। ठीक, अब जो एक और इनका काम पर दिखता है उस पर हम लोग बात करते हैं। 1711 में बहादुर शाह प्रथम के दरबार में एक डच प्रतिनिधि मंडल आता है। इस डच प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया जोशुआ केटलार ने। ठीक, यह जो प्रतिनिधि मंडल आया इसका मूल उद्देश्य था कि मुगल शासकों से डचियों के लिए कुछ न कुछ रियायतें प्राप्त किया जाए। ठीक, इसी डच प्रतिनिधि मंडल के साथ एक पुर्तगाली स्त्री भी आई थी जिसका नाम था जूलियाना। इस जूलियाना जो पुर्तगाली थी इससे काफी ज्यादा प्रभावित भी हुए और अंततः इसे उपाधि भी दी गई बीबी या फिदवा। सामान्यतः एक बार क्वेश्चन आ भी चुका है शायद पीसीएस में, उसमें बीबी फिदवा
बीबी फिदवा ही पूछा गया है कि बीबी फिदवा कौन थी। ठीक है, तो ये बीबी फिदवा जूलियाना नामक एक पुर्तगाली स्त्री थी जो 1711 में डच प्रतिनिधि मंडल के साथ बहादुर शाह प्रथम के दरबार में पधारी। ठीक है, यह इनकी उपाधि थी। मिटा लें इसे, लास्ट देखिए 1712 में जब इनकी मृत्यु हुई, 1712 में, तो स्थिति हुई इनकी मृत्यु के साथ ही इनके पुत्रों में पुनः वही परंपरा दोहराई गई। परंपरा क्या थी? उत्तराधिकार की समस्या। और इस उत्तराधिकार में दरबारी षड्यंत्र हुए, गुटबंदी एकदम उभर कर सामने आ गई, क्योंकि इन दरबारी अमीरों ने बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के पश्चात किसी न किसी शहजादे का पक्ष लिया और उस शहजादे का पक्ष लेकर उसे सत्ता पर बैठाने का भरसक प्रयास किया कि किसी न किसी को, या हम जिसका समर्थन कर रहे हैं उसको सत्ता पर बैठा ले जाएं। अंततः जुल्फिकार खान जो कि उस समय वजीर थे, जुल्फिकार खान ने एक सबसे कम योग्य शहजादे जहांदार साहब गद्दी पर बैठाने में सफलता प्राप्त की। तो नेक्स्ट शासक हम जहांदार साहब। जहांदार साहब टाइम पीरियड इनका 1712 से 1713, मात्र 1 वर्ष। अयोग्य है तो शासनकाल भी ज्यादा लंबा नहीं हो सकता। ठीक है, शासन सत्ता में जब बैठते हैं ये, तो सहायता किसने किया? जुल्फिकार खान ने। भाई जब इसकी सहायता से जहांदार शाह गद्दी पर बैठते हैं तो एहसान तो होगा ही। ठीक है, और अगर एहसान है तो एहसान का कुछ न कुछ भरपाई भी करनी पड़ेगी। इसलिए जुल्फिकार खान के ही हाथों में सत्ता इसने पूर्णतः सौंप दिया और स्वयं एक वैश्या जो इनके साथ बहुत ज्यादा जोड़ी जाती हैं, सच्चाई भी है काफी हद तक, क्योंकि उस समय के जो समकालीन इतिहासकार हैं उन्होंने ये चीजें उल्लेख किया है। नाम था लाल कुंवरी। इसके साथ अपना समय व्यतीत करते, शासन सत्ता जुल्फिकार खान के पास। ठीक है, और अगर शासन सत्ता किसी एक व्यक्ति के हाथ में आ जाए, शासक का हस्तक्षेप उसमें ना हो, तो फिर विरोधी भी उस शासक के ज्यादा होते हैं। ठीक, और यहीं से दरबारी गुटबंदी का प्रारंभ होता है। कारण क्या था? सुल्तान के कमजोर होने पर दरबारी गुटबंदी स्वाभाविक है, बढ़ेगी ही बढ़ेगी। जैसे किसी घर में अगर घर का मालिक कमजोर हो, उसका घर पर कंट्रोल ना हो, तो उस घर में हर व्यक्ति स्वयं को स्वच्छंद मानने लगता है, लेकिन स्वतंत्र, और हर व्यक्ति अपने अनुसार कार्य करता है। ठीक वैसे ही दरबारी गुटबंदी बढ़ती है जुल्फिकार खान के खिलाफ। ठीक, हुआ क्या? अब इसके हम लोग कार्य देखते हैं। भाई शासक अयोग्य हो सकता है, जुल्फिकार खान अयोग्य नहीं हो सकता, जो बहादुर शाह प्रथम के समय में भी था और औरंगजेब के भी समय में था। इसने क्या किया? पहला कार्य, जजिया समाप्त कर दिया। क्षेत्र क्या था जजिया की बात? अकबर के द्वारा जब हटाया गया तो उस जजिया को ना तो
शाहजहां तक शुरू नहीं किया गया। अंत में 1679 इसमें औरंगजेब ने जजिया को पुनः प्रारंभ किया, और यह भी जजिया के जो सोर्स मिलते हैं वो ये दिखाते हैं कि यह जजिया संपूर्ण मुगलिया साम्राज्य में नहीं चालू किया गया था, केवल और केवल राजपुताने में शुरू किया गया सबसे पहले, और बाद में इसका क्षेत्र विस्तार उन क्षेत्रों पे किया गया जो मुगल साम्राज्य के विद्रोही थे। जुल्फिकार खान ने जहांदार के शासनकाल में उस जजिया को कुछ क्षेत्रों से समाप्त किया ताकि हिंदू और राजपूतों को स्वयं के साथ जोड़ा जा सके, ताकि राजपूतों का सहयोग प्राप्त कर अपनी शासन सत्ता को लंबे समय तक बढ़ाया जा सके। दूसरा इसमें क्या क्या देखिए, आमेर के राजा जयसिंह राजा की पदवी उस समय तक नहीं थी, ठीक है। इनको मिर्जा राजा की उपाधि दिया। यानी आमेर के राजा जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि देता है। पूरा नाम इनका मिर्जा राजा सवाई जयसिंह है, लेकिन सवाई की उपाधि जहांदार शाह ने नहीं दिया, बल्कि सवाई की उपाधि फर्रुख सियर ने लगाया। दूसरा, अभी बात आती है कि आमेर के राजा जयसिंह को यह उपाधि देने का मतलब तात्पर्य, आमेर उस समय भी राजपुताने में एक सशक्त रजवाड़ा था। इनसे मित्रवत संधि भी हुई थी, और मित्रवत संधि के बाद इनको अपने साथ जोड़ने की परंपरा भी चलाई गई, क्योंकि आमेर अकबर के समय से ही मुगलों का बहुत अच्छे मित्र रहे और पारिवारिक रिलेशन भी रहे, वैवाहिक संबंध भी रहे। सबसे पहले इन्हीं के साथ किया गया ताकि जो परंपरा चली आ रही है उस परंपरा को पुनः व्यवस्थित रूप दिया जा सके। ठीक। दूसरा, मारवाड़। मारवाड़ तो काफी समय से, औरंगजेब के समय से शुरुआत ही वहीं से हुई थी। राजा जसवंत सिंह की जब मृत्यु हुई तो उसी समय से दुर्गादास के नेतृत्व में मारवाड़ के राठौरों ने औरंगजेब के सत्ता के खिलाफ विद्रोह कर दिया, और वह विद्रोह औरंगजेब की मृत्यु तक चलता रहा। यहां तक कि मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को बहादुर शाह प्रथम ने राजा तो स्वीकार कर लिया, लेकिन वहां पर भी उन्होंने ढुलमुल रवैया अपनाया। लेकिन यहां पर इन्होंने अजीत सिंह को महाराजा की पदवी दी। यानी राजपूतों में तो वंश कछवाहा, आमेर के कछवाहा राजपूत, और मारवाड़ के राठौरों के साथ जहांदार शाह के समय जुल्फिकार खान ने मित्रवत संधि की, ताकि राजपूतों के विद्रोह की प्रवृत्ति को रोककर उनको मुगलों के साथ पुनः एक मित्रवत संधि के तहत जोड़ा जा सके। ठीक है। जुल्फिकार खां के कार्य, जहांदार शाह को इन सब चीजों से बहुत ज्यादा मतलब नहीं था। ठीक। नेक्स्ट, बंदा बहादुर। बंदा बहादुर के साथ दमन की नीति का सहारा जहांदार शाह के समय भी लिया गया, लेकिन समस्या क्या थी? जुल्फिकार खान ने मुगल अर्थव्यवस्था या राजस्व नीति सुधारने का प्रयास तो किया, लेकिन इस अर्थनीति, राजस्व नीति को सुधारने के क्रम में इन्होंने राजस्व वसूली में एक इजारा व्यवस्था
का प्रारंभ किया। और इस इजारा व्यवस्था में राजस्व वसूली किसानों का शोषण था। अर्थात हुआ क्या कि इस व्यवस्था में मुगल अर्थव्यवस्था तो सुधर जाती, लेकिन किसानों का शोषण बढ़ जाता। और अगर किसानों का शोषण बढ़ता तो उत्पादन के संसाधन बहुत ज्यादा बढ़ा दिए जाए, लेकिन यदि राजस्व की मात्रा बहुत ज्यादा होगी तो किसान अपने खेतों पर उत्पादन की मात्रा को बहुत ज्यादा बढ़ाने का प्रयास नहीं करेंगे। और अगर उत्पादन की मात्रा को बहुत ज्यादा बढ़ाने का प्रयास नहीं किया जाएगा तो फिर राजस्व की वसूली में भी वृद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि जितना उत्पादन उतने उत्पादन पर ही तो राजस्व लिया जाएगा कि उससे ज्यादा लिया जाएगा। तो यहां पर एक समस्या आई। दूसरा, दरबारी गुटबंदी का यहीं से प्रारंभ होता है और इसी में ईरानी, तुरानी, भारतीय मुसलमान, तुर्क मुसलमान ये सारे आते हैं। और इस गुटबंदी का ही परिणाम था कि इसी के पश्चात शासक निर्माता कौन? सैयद बंधुओं का मुगलिया इतिहास के पटल पर उदय होता है, जिन्हें शासक निर्माता की पदवी दी गई। ठीक, नेक्स्ट, इनके समय में प्रशासनिक दायित्व जुल्फिकार खां के एक विश्वासपात्र व्यक्ति जुल्फिकार खां के विश्वासपात्र सुभग चंद्र के हाथों में दिया गया। यानी प्रशासनिक व्यवस्था सुभग चंद्र के हाथों में। सुभग चंद्र एक हिंदू अमीर था, सर्वोच्च पद तो हुआ, अर्थात ये हम कह सकते हैं कि जहांदार शाह के समय जुल्फिकार खां के वजीरत्व में हिंदुओं को भी महत्वपूर्ण पद प्रदान किए गए, अर्थात योग्यता के अनुसार पदों का वितरण किया गया। नेक्स्ट, जहांदार शाह लाल कुंवर जो वैश्या थे उसके ऊपर इतना ज्यादा आसक्त थे कि लाल कुंवर के ही कारण इनकी हत्या भी होती है। और जब शासक अपने राजधर्म जो है उस नियम से हट जाए तो उसके खिलाफ विद्रोही भी उठ खड़े होते हैं और स्थिति यह हो जाती है कि शासक के खिलाफ आवाज भी उठने लगती है और अंततः शासक की हत्या भी होती है। कहते हैं जहांदार शाह के अंतिम समय में इन्होंने षड्यंत्र करना चाहा होगा और इनकी हत्या। ठीक, समस्या क्या थी? इनकी मृत्यु के पश्चात गद्दी पर कौन बैठे? फिर से उत्तराधिकार। गुटबंदी हो ही गई थी तो दरबार के अमीर जो हो वो किसी न किसी का पक्ष तो लेंगे ही लेंगे और अंततः इसी समय इन सैयद बंधुओं का उत्थान होता है। सैयद बंधुओं ने एक राजकुमार यानी शहजादे फर्रुख सियर इसका पक्ष लिया और फर्रुख सियर ही गद्दी पर। ठीक, तो नेक्स्ट शासक फर्रुख सियर। टाइम पीरियड इनका 1713 से 1719। ठीक, गद्दी पर जो बैठे उसमें योगदान था सैयद बंधुओं का।
सैयद बंधुओं में दो व्यक्ति, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली। ये दो भाई, अब्दुल्ला खां को वजीर का पद दिया गया और हुसैन अली को मीर बख्शी बनाया गया। ठीक, यानी अब्दुल्ला खां का प्रभाव अर्थव्यवस्था पर और हुसैन अली का प्रभाव सैन्य व्यवस्था पर, अर्थात साम्राज्य के दो स्तंभ जो होते हैं वो दोनों स्तंभों पर दोनों भाइयों की नियुक्ति हो गई। और समस्या ये थी कि यदि ये दो भाई महत्वपूर्ण पदों पर आ गए तो स्वाभाविक था कि ये दोनों ने अपने विश्वास पात्र लोगों को साम्राज्य में महत्वपूर्ण पद प्रदान किए होंगे। तो अगर महत्वपूर्ण पदों पर सैयद बंधुओं के विश्वास पात्र लोग ही बैठ जाएं, तो ऐसे लोग जो इनके विश्वास पात्र ना हो, क्या ये महत्वपूर्ण पदों पर रहते? कभी नहीं। इनको महत्वपूर्ण पदों पर जो थे, जो नहीं थे, उन्हें बैठने नहीं दिया गया। और अगर बैठने नहीं दिया जाएगा तो वो सभी व्यक्ति इनके खिलाफ होंगे और कोशिश करेंगे कि षड्यंत्र करके, कि शक्ति में तो ज्यादा है, षड्यंत्र के द्वारा इनको हटाया जा सकता है, षड्यंत्र करके इन भाइयों का दमन किया जाए। ठीक, चुटकी हो सकता था। फर्रुखसियर के समय षड्यंत्र किया गया, उस षड्यंत्र की जानकारी इनको मिल गई, इन्होंने मराठों से संधि कर ली और फर्रुखसियर को सत्ता से हटाकर अंधा करके मार दिया। ठीक, उसके बाद इन्होंने रफीउद्दर्जात को बैठाया, लेकिन सबसे कम शासनकाल उसका। रफीउद्दर्जात भी टीबी से मर गए। फिर उसके बाद रफीउद्दौला को बैठाया गया, वो पेचिश से मर गए। उसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला है। मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में यह षड्यंत्र सफल हुआ और सैयद बंधुओं को हटाया जा सका। तो एक परंपराएं थी। अब हम लोग कार्य देखते हैं कि फर्रुखसियर के समय में कार्य क्या हुए। पहला, जोधपुर के शासक वंश कौन सा रहा होगा? सिसोदिया। यह पहली बार हुआ जब जोधपुर के शासकों ने मुगल सल्तनत साम्राज्य के या मुगल परिवार के साथ वैवाहिक रिश्ता स्थापित किया। जोधपुर के शासक अजीत सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह फर्रुखसियर के साथ किया। पहला उल्लेख। ठीक, दूसरा, फर्रुखसियर ने जजिया को पूर्णतः समाप्त कर दिया। उसने कुछ क्षेत्रों से खत्म किया था। फर्रुखसियर ने क्या किया है कि एक फरमान ही जारी कर दिया कि उसके साम्राज्य में कहीं पर भी जजिया कर वसूला नहीं जाएगा। लेकिन क्योंकि शासक के फरमान, कमजोर शासकों के फरमान बहुत ज्यादा औचित्यपूर्ण नहीं होते या स्वीकार सबके द्वारा नहीं किए जाते, इसलिए जजिया कुछ जगहों पर अमीरों के द्वारा वसूले जाते रहे। नेक्स्ट, तीर्थ यात्रा का कुछ जगहों पर इसने समाप्त घोषित किया, यानी तीर्थ यात्रा कर भी कुछ जगहों पर समाप्त घोषित किया गया। नेक्स्ट, यहीं से राजपूतों को महत्वपूर्ण पद पुनः प्रदान किए गए। बहादुर शाह प्रथम के समय राजपूतों को जो भी महत्वपूर्ण पद दिए गए थे वो छीन लिए गए, लेकिन यहां पर
पुनः राजपूतों को महत्वपूर्ण पद प्रदान किए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहां राजपूतों का सहयोग अनिवार्य था। राजपूतों का यदि सहयोग प्राप्त कर लिया जाता तो स्वाभाविक था कि राजपूत मुगल सल्तनत को या मुगल साम्राज्य को एक स्थिरता प्रदान कर सकते थे, दरबारी गुटबंदी को समाप्त कर सकते थे। लेकिन समस्या ये थी कि इस समय तक राजपूतों में भी बहुत ज्यादा योग्य, अकबर के समय जो योग्यता थी राजपूतों में वो चीज नहीं रह गई थी, और मुगल शासक भी उतने योग्य नहीं थे कि राजपूतों को वो सही से हैंडल कर सके। ये समस्या थी। लेकिन राजपूतों को पुनः प्रशासन में लिया गया और इनको मिलाया गया। 1716 में बंदा बहादुर, जो अब तक छापामार युद्ध प्रणाली के द्वारा मुगल साम्राज्य पर लगातार हमले कर रहा था, बहादुर शाह प्रथम जहांदार शाह के समय उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो गई। जो युद्ध हुए भी उसमें भी कुछ क्षति उसको हुई, कुछ क्षति मुगलों को हुई, लेकिन वो बंदी नहीं बनाया जा सका। फर्रुख सियर के समय जब राजपूतों को महत्वपूर्ण पद देकर उनको अपने साथ मिला दिया गया, बुंदेल खा के बंगस पठानों को अपने साथ मिला लिया गया, तब स्थिति हुई कि बंदा बहादुर को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद दिल्ली में इसे फांसी दे दी गई। दिल्ली में शीश महल गुरुद्वारा बंदा बहादुर के ही स्मृति में। नेक्स्ट 1717, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता। 1717 में फर्रुख सियर ने अंग्रेजों को व्यापारिक लाभ पहुंचाने के लिए एक फरमान लिया, जारी किया, जिसे अंग्रेजों ने ब्रिटिश कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा। इस फरमान में क्या था कि फर्रुख सियर ने यह कहा 3000 पैगोडा पुर्तगाली स्वर्ण मुद्रा होती थी, इसने कहा 3000 पैगोडा वार्षिक देकर अंग्रेज संपूर्ण साम्राज्य में व्यापार कर सकते हैं। उन्हें किसी भी प्रकार की अन्य चुंगी देने की आवश्यकता नहीं होगी, ना तो उनसे अन्य किसी भी प्रकार की कोई चुंगी वसूली जाएगी। समस्या ये थी, इतना बड़ा निर्णय कैसे? मात्र 3000 पैगोडा, जबकि चुंगी इससे ज्यादा मिल सकती थी। दूसरी तरफ मुगल अर्थव्यवस्था इतनी खराब, और ऐसे में आप जो आर्थिक हित हो सकते थे, आर्थिक लाभ मिल सकता था, उन आर्थिक लाभ को छोड़कर इतना बड़ा फरमान जारी कर देना, कि बेवकूफी वाली थोड़ी सी बात थी। लेकिन रीजन क्या था? मुगल शासक थे, थोड़े से एहसान के बदले में बड़ा एहसान करना इनकी इच्छा रहती थी। इनकी एक राजकुमारी, कहीं कहीं राजकुमारी है, कहीं कहीं इनकी एक पत्नी है, छोटी हुआ, ठीक है, वो बीमार थी। अंग्रेजों का एक दल आया था जिसमें एक डॉक्टर भी थे। हकीम हुक्कामों ने काफी ज्यादा दवा इत्यादि की, लेकिन ठीक नहीं कर पाए, और अंततः जो अंग्रेजी प्रतिनिधिमंडल में डॉक्टर आया था उसने इसे ठीक कर दिया। उसी एहसान के बदले में फर्रुख सियर ने ब्रिटिश कंपनी को ये फरमान दिया, जिसे ब्रिटिश कंपनी का मैग्ना कार्टा कहते हैं। नेक्स्ट आता है
नेक्स्ट, साहू के साथ समझौता कर लिया। छत्रपति साहू जी महाराज, इनके साथ उन्होंने समझौता किया। और इस समझौते में किया क्या, इसमें यह कहा गया कि दक्कन के जो 6 प्रांत हैं, यानी मराठों से समझौता हो रहा है, यह हुआ 1719 में। 6 प्रांत हैं, इन सभी प्रांतों से मराठे चौथ और सौर देशमुखी ये 2 टैक्स जो मराठों के थे, इन्हें वसूल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस दक्षिण के प्रांतों से मुगल साम्राज्य को सिवाय नुकसान के कोई लाभ नहीं हो रहा था। क्योंकि जब नियंत्रण ही नहीं है, मराठे ऑलरेडी वहां छापामार प्रणाली ऐसे ही ज्यादा सशक्त हैं, वो छापामार प्रणाली के माध्यम से वहां से पहले ही राजस्व वसूल कर ले रहे हैं, तो क्या जबरदस्ती गला दबा के खेल लेते आप? तो जब इन्होंने देखा तो मराठों से संधि की और कहा ठीक है तुम ही वसूलो, कम से कम वहां मैं जो सैनिक व्यय कर रहा हूं वो तो नहीं करना पड़ेगा। तो यहां पर मजबूरी में मराठों के साथ एक संधि की। 1719 में सैयद हुसैन अली खान, मीरबख्शी, सैयद हुसैन अली खान ने मराठों से संधि कर ली। संधि क्यों? ये भी परिणाम इसी संधि का। मराठों से संधि मीरबख्शी कर रहे हैं ताकि मराठों का सहयोग मीरबख्शी को प्राप्त हो। कारण यह था कि फर्रुखसियर इस समय तक सैयद बंधुओं के नियंत्रण से मुक्त होने का प्रयास कर रहे थे और एक षड्यंत्र दरबार में किया गया था। ये उस षड्यंत्र के माध्यम से ये चाहते कि सैयद बंधुओं की दरबार में ही हत्या हो जाए, लेकिन इस षड्यंत्र की जानकारी इसको पता चलती। और जब सैयद बंधुओं को षड्यंत्र की जानकारी पता चलती है तो उन्होंने अपनी स्थिति मजबूत की और अंततः फर्रुखसियर को अंधा कर दिया गया। अंधा करके कैद खाने में डाला गया और 10 दिन पश्चात इसकी हत्या कर दी गई। ठीक, अब अगर फर्रुखसियर की हत्या की गई सैयद बंधुओं के द्वारा, तो यानी अभी भी मुगलिया साम्राज्य में सबसे ज्यादा मजबूत गुट सैयद बंधुओं का था। जो पद सैयद बंधुओं को अब तक मिला हुआ था फर्रुखसियर के समय में, आगे भी जो शासक बनेगा वो एक कठपुतली शासक ही होगा, सैयद बंधुओं के हाथ की कठपुतली, और वह सैयद बंधुओं के नियंत्रण में रहेगा। शासन की संपूर्ण सत्ता सैयद बंधुओं के हाथों में। और इन सैयद बंधुओं में अगला शासक जो बनाया वो बनाया रफी-उद-दर्जात। टाइम पीरियड था 28 फरवरी 1919 से 4 जून 1919। मुगल साम्राज्य का सबसे कम समय तक शासन करने वाला शासक पूछा गया है। मुगल साम्राज्य का सबसे कम समय तक शासन करने वाला शासक कौन? रफी-उद-दर्जात, जिसका टाइम पीरियड
28 फरवरी 1919 से 4 जून 1919। ठीक है, ये 3 माह 4-5 दिन ये टाइम पीरियड। इनके समय में समस्या क्या, एक तो सबसे कम, और दूसरा यह इकलौता शासक है जिसकी मृत्यु टीबी रोग से हुई थी, अर्थात जो अभी हम लोग टीबी उन्मूलन की बात कर रहे हैं उससे इसकी मृत्यु हुई। चूंकि इनकी मृत्यु टीबी से एक स्वाभाविक मृत्यु थी, तो रफी-उद-दर्जात के बाद सैयद बंधुओं ने एक नया शासक बनाया जिसका नाम था रफी-उद-दौला। रफी-उद-दौला 6 जून 1919 से सितंबर 17, 1919 17 सितंबर 1919 कुछ चीज देखिए। दूसरी चीज, इसने एक उपाधि ली जिसे पूछा गया है शाहजहां द्वितीय सेकंड की उपाधि। शाहजहां द्वितीय की उपाधि, शाहजहां द्वितीय उपाधि शाहजहां द्वितीय की किसने लिया, रफी-उद-दौला, जिसका शासनकाल कुछ महीने और मुगल साम्राज्य में दूसरा सबसे कम शासनकाल। सबसे ज्यादा शासनकाल मुगल साम्राज्य में, सबसे ज्यादा शासनकाल औरंगजेब का पहला, दूसरे नंबर पर अकबर, दोनों 49 साल महीने की बात उसी में फर्स्ट सेकंड हो गए। ठीक, इसकी मृत्यु पेचिश से हुई। पेचिश रोग से, उसमें कुछ जड़ी बूटी की दवाओं में यूज की जाती थी लेकिन इस पर असर नहीं हुआ। कारण था बंदा अफीम का बहुत बड़ा आदी था। कहते हैं इतना बड़ा अफीमची था कि हर समय इसे अफीम की आवश्यकता होती थी और एकदम नशे की हालत में ही रहता था। इसी के समय जोधपुर के राजा कौन थे, राजा अजीत सिंह, इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह फर्रुखसियर से किया था। क्योंकि फर्रुखसियर की मृत्यु हो गई तो इनकी जो पुत्री थी जिसका विवाह इन्होंने किया था वो क्या हो गई, विडो। तो इसके समय में राजा अजीत सिंह ने अपनी पुत्री को मुगल हरम से वापस राजपूताने लेकर चले गए, जहां पर इनकी पुत्री ने पुनः हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया। यह पहली घटना है संपूर्ण मुगल इतिहास में किसी राजपूताने की विवाहित स्त्री विडो होने के बाद पुनः अपने पिता के घर जाए। पहली घटना है और इकलौती घटना है, इसके अलावा और ये घटना ऐसी घटना नहीं हुई। नेक्स्ट, इसकी मृत्यु के बाद जो शासक हुआ वो हुए मुहम्मद शाह। मोहम्मद शाह 1719 से 1748। वास्तविक नाम इनका रोशन अख्तर
उपाधि जो इनकी जोड़ी जाती थी वो रंगीला, थोड़ा रंगीन मिजाज थे, इसलिए इनको रंगीला कहा गया। और ये जहान शाह और शेर के समय, सॉरी, बहादुर शाह प्रथम के जो पुत्र जहान शाह थे जी, हाँ, जिनकी मृत्यु हो गई उत्तराधिकार के युद्ध में पराजित हुए, और उस उत्तराधिकार युद्ध में विजय मिली थी जहांदार शाह को, उसके पुत्र मोहम्मद शाह रंगीला, जिन्हें सैयद बंधुओं ने शासक बनाया। लेकिन मोहम्मद शाह के ही समय में सैयद बंधुओं का अंत भी हुआ। एक षड्यंत्र करके सैयद बंधुओं का अंत किया गया, हत्या की गई। दोनों भाइयों को पहले अलग किया गया, अलग करने के बाद इनकी हत्या की गई। इसी समय क्षेत्रीय राज्यों का उदय प्रारंभ होता है। सैयद बंधुओं की मृत्यु के बाद दरबारी षड्यंत्र से जो भैया अमीर थे, योग्यता जिनमें थी, वो आजी जा चुके थे। और जब दरबारी षड्यंत्र से आजी जा चुके हैं तो उन्होंने अलग साम्राज्य निर्मित करने की कोशिश की, जिसमें काफी लोग सफल भी हुए। इसी के समय हैदराबाद, बंगाल, अवध, उड़ीसा, ये सारे नए नए प्रांत बनाए गए। बिहार का भी प्रांत बना उसमें, जैसे हैदराबाद, निजामुल मुल्क, किसने स्थापित किया? अवध, सआदत खां। बंगाल, अलीवर्दी खां। ये वही अलीवर्दी खां हैं जिनकी मृत्यु के बाद प्लासी हुआ था। ये वही अलीवर्दी खां हैं जो कहा करते थे कि अंग्रेज जो हैं वो उस मधुमक्खी के छत्ते के समान हैं जिसमें यदि हाथ डालोगी तो ये डंक मारेंगी, और यदि इनके साथ प्यार से रहा जाए तो ये बहुत अच्छा शहद देंगी। यानी दोनों चीजें, इनको छेड़ा भी ना जाए, इनके साथ मित्रवत व्यवहार रखा जाए ताकि आर्थिक लाभ प्राप्त किया जा सके। लेकिन इसकी मृत्यु के बाद जो चीजें हुई वो हम लोग जो प्रांतीय राज्य पढ़ेंगे तो उसमें देखा जाएगा। 1737 में पहली बार बाजीराव प्रथम, ये वही बाजीराव है, बाजीराव मस्तानी वाले, बाजीराव प्रथम अपने कुछ योद्धाओं के साथ दिल्ली पहुंचे थे। दिल्ली पहुंचे जिसमें मुगल सल्तनत शासक घबरा गए थे और अंततः एक संधि हो गई थी। ये चीजें यहां हुई, एक मित्रवत संधि। 1739 में इसी के समय नादिर शाह आक्रमण हुआ था। इस आक्रमण में बहादुर शाह ने अपने अमीरों के साथ नादिर शाह का मुकाबला किया, लेकिन जब पराजित हो गए तो यह दिल्ली छोड़कर भागने को मजबूर हुए। अंततः लगभग 2 माह तक नादिर शाह का दिल्ली पर अधिकार बना रहा, और इस दौरान नादिर शाह ने दिल्ली में जितनी भी लूट हो सकती थी वो सारी लूट की। बाद में स्थिति क्या हुई कि एक संधि हुई जिसमें संपूर्ण पश्चिम के क्षेत्र कोहिनूर हीरा, मयूर सिंहासन
और दिल्ली में जो लूट की थी, ये सारा लेकर के नादिर शाह पुनः अफगानिस्तान चला गया। ये चीजें हुई, यानी बहादुर शाह मुगल साम्राज्य में अब तक के शासकों में सबसे कमजोर शासक सिद्ध होते हैं। या तो ये कहें या ये कहें कि मोहम्मद शाह के समय मुगल साम्राज्य पर आक्रमण भी बाय हुए, जिसका मुकाबला मुगल साम्राज्य नहीं कर सका, क्योंकि मुगल साम्राज्य अब टूट चुका था कई छोटे छोटे प्रांतों में, और जो भी नए प्रांत बन रहे थे वो सिर्फ मानने के लिए तो मुगल शासक को मान रहे थे, लेकिन मुगल शासक के प्रति उन्होंने पूर्णतः एक स्वतंत्र रुख अख्तियार कर रखा था। नेक्स्ट शासक अहमद शाह। सत्रह सौ 48 से 54। अहमद शाह, इसी के समय पहली बार अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ। कब? 1748। इसी के समय पहली बार अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण 1748 में, और यह परंपरा यहीं से शुरू हुई जो 1761 प्लासी के तृतीय युद्ध तक जारी रही। और प्लासी के तृतीय युद्ध से यह निश्चित हो गया कि भारत पर अब शासन कौन नहीं करेगा, अर्थात मराठे अब शासन नहीं करते। वजीर, इसके वजीर थे इमादुल मुल्क। इसने इसे अंधा करके जेल में डाल दिया। और बाद में हत्या भी करवा दी। यानी इस समय तक मुगल शासक इतने कमजोर हो चुके थे कि शासन की संपूर्ण बागडोर वजीर के हाथों में होती थी, या उस समय का जो सबसे शक्तिशाली अमीर होता था उसके हाथ में होती थी। इनके समय में भी इनकी कमजोरी सामने आती है। कारण क्या था? संपूर्ण राजकीय कार्य जो था एक स्वयं नहीं करते थे। राजकीय कार्य उस समय की राजमाता ऊधमबाई इनके हाथों में था, ठीक, जिनकी उपाधि किबला ए आलम, किबला ए आलम की थी। इनकी हत्या का जो रीजन था वो ये था कि इसके दरबार में इसका एक प्रिय हिजड़ा था। संपूर्ण मुस्लिम इतिहास में कई हिजड़ा है और जिन्होंने एक बहुत अच्छा रोल भी अदा किया। जो भी रहे, एक अच्छा रोल अदा किया और बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। नाम था जाबिद खान। कहा यह जाता है कि जाबिद खान जब तक रहा, संपूर्ण दरबारी राजकार्य इसी के हाथ में था। अगर दरबारी राजकार, संपूर्ण दरबारी राजकार्य एक हिजड़े के हाथ में दे दिया जाए तो जरूरी नहीं था षड्यंत्र होता, लेकिन जाबिद खान ने इसकी अयोग्यता से लाभ उठाया, शासन अपने हाथों में रखा, जिसका विरोध बाद में इमादुल मुल्क ने किया। इमादुल मुल्क ने इसकी हत्या करवाई और इसकी हत्या के साथ ही अहमद शाह की भी हत्या करवाई। एक अहमद शाह की हत्या के बाद एक शासक बनते हैं आलमगीर द्वितीय।
आलमगीर सेकंड। टाइम पीरियड इनका 1754 से 1758। देखिए टाइम क्या है, प्लासी का युद्ध, इसी के समय को, यानी प्लासी युद्ध के समय मुगल शासक आलमगीर द्वितीय थे, जिनके समय वजीर कौन था, इमादुल मुल्क, एक इमादुल मुल्क जुनैदी थे जो इल्तुतमिश के वजीर थे। ये इमादुल मुल्क हैं, जुनैदी नहीं, ठीक है। इसी ने इसी गद्दी पर भी बैठाया और इमादुल मुल्क ने बाद में हत्या भी की। और कोई विशेष कार्य इनके समय में नहीं था, ठीक। इनके मृत्यु के पश्चात जो शासक हुए उसके विषय में बहुत कम चीजें आई हैं। एक बार कहीं से और पीसीएस या समीक्षा अधिकारी में ये प्रश्न पूछा गया था, शाहजहां तृतीय थर्ड, इनका टाइम पीरियड उसमें पूछा गया था 1758 से 59, एक वर्ष। इसको भी गद्दी पर इमादुल मुल्क नहीं बैठाया। वास्तविक नाम इनका था मुही उल मिल्लर। मुही उल मिल्लर पुत्र ये कामबख्श के थे, पौत्र थे। कौन कामबख्श? जब हम लोग बहादुर शाह प्रथम के उत्तराधिकारी युद्ध की बात कर रहे थे तो उसमें औरंगजेब ने वसीयतनामा में 3 पुत्रों का उल्लेख किया है। कौन? मुअज्जम, शाह आलम और कामबख्श। तो उसी कामबख्श के ये पौत्र हैं मुही उल मिल्लर, जिन्हें इमादुल मुल्क ने शाहजहां तृतीय के नाम से 1758 में मुगल शासक बनाया। ठीक, इसी समय क्या हुआ कि जब आलमगीर द्वितीय की मृत्यु हुई सेकंड की जब मृत्यु हुई तो आलमगीर द्वितीय का पुत्र नाम था अली गौहर, यह बिहार में था, दिल्ली नहीं, बिहार में। और जैसे इन्हें अपने पिता की मृत्यु का समाचार मिला, इन्होंने स्वयं को शाह आलम द्वितीय के नाम से शासक घोषित कर दिया। दूसरी तरफ इमादुल मुल्क ने दिल्ली में कामबख्श के पौत्र मुही उल मिल्लर को शाहजहां तृतीय के नाम से शासक बनाया। अर्थात एक ही समय पीरियड में, एक ही टाइम पीरियड में दो शासक मुगल साम्राज्य में, एक ही समय 2 शासक एक साथ मिलते हैं। ऐसा नहीं हुआ था, ये है ऐसा, और ये लगभग 1 साल तक चला, जब तक शाहजहां तृतीय को सत्ता से हटाकर शाह आलम द्वितीय स्वयं गद्दी पर नहीं बैठ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट शासक शाह आलम द्वितीय। सेकेंड 1759 से 1806, एक लंबा टाइम पीरियड, एक कमजोर शासक, और इसी के समय में अंग्रेज भारत के स्वतंत्र शासक थे
और ये निश्चित हो जाता है कि भारत पर अब शासन कौन करेगा। ठीक है, देखिए क्या क्या हुआ। इनके समय जो पहली घटना हुई वो थी 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध। पहली घटना। दूसरा हुआ 1764 में बक्सर का युद्ध। दो चीजें, यानी दो ऐसे महत्वपूर्ण युद्ध इनके समय में होते हैं जिन युद्धों ने भारत के भविष्य को निश्चित किया। पानीपत युद्ध में मराठे कमजोर हुए और बक्सर युद्ध में मुगल शासक कमजोर हुए। बचे कौन? यहां मराठों को पराजित करने वाला एक अफगानी था, जो मराठों को पराजित करने के बाद अफगानिस्तान लौट गए। लेकिन इस बक्सर युद्ध में शासक शाह आलम के गुट को पराजित करने वाले अंग्रेज थे, जो विजय के पश्चात भारत में और ज्यादा अधिकारों के द्वारा साथ स्थापित हो गए। अर्थात यहां निश्चित हो गया कि भारत पर अब शासक कौन। नेक्स्ट, इसी बक्सर युद्ध में पराजय के पश्चात शाह आलम ने लॉर्ड क्लाइव को 3 सूबों की जिम्मेदारी दी, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। अर्थात ये 3 प्रांत अंग्रेजों को प्रदान किए जाते हैं राजस्व वसूल यानी जमींदारी क्षेत्र के रूप में, और 1765 इलाहाबाद संधि से प्रदान किए गए। और इसी संधि के पश्चात इन तीनों क्षेत्रों से राजस्व की वसूली के लिए द्वैध शासन व्यवस्था अंग्रेजों के द्वारा चलाई जाती है या प्रारंभ की जाती है, जिसके विषय में कि हम पढ़कर ने ये कहा है कि यह लूट का राज्य था या डाकुओं का राज्य था। इसके विषय में बहुत से इतिहासकारों ने अलग अलग कहा है, क्योंकि इस दौरान राजस्व इतना ज्यादा वसूला गया कि संपूर्ण बंगाल अकालग्रस्त हो गया था। उस टाइम पीरियड में यह कहा जाता है कि बंगाल के मैदानों में कहीं पे भी आप मनुष्य की हड्डी पड़ी हुई देख सकते थे, यानी कई लाख लोग कालकलवित हुए थे। 1765 से 1772 तक 7 साल, इस दौरान शाह आलम अंग्रेजी कंपनी के संरक्षण में इलाहाबाद में थे। यानी मुगल शासक इतना कमजोर हो गया है कि उसे अपनी सुरक्षा के लिए अंग्रेजों का शरण लेना पड़ रहा है या किसी सर्वोच्च सत्ता का शरण लेना पड़ रहा है। 1772 में यह शाह आलम यानी मुगल शासक पुनः नहीं, एक दूसरे सत्ता का संरक्षण प्राप्त करते हैं और वो सत्ता थी मराठा। 1772 से 1803 तक ये मराठों के संरक्षण में रहे, यानी शाह आलम मराठों के संरक्षण में रहे। कहां? दिल्ली में। यानी शाह आलम 1772 से 1803 तक मराठों के संरक्षण में दिल्ली में गद्दी पर आसीन रहे। लेकिन इस दौरान इनके साथ एक घटना और घटती है। 1788 में गुलाम कादिर नामक एक व्यक्ति ने शाह आलम को अंधा कर दिया। अर्थात 1788 से लेकर 1806 तक मुगल शासक अंधा था। जिसे अंधा किया गया था वह गद्दी पर रहा, एक संरक्षण, यानी एक ऐसे व्यक्ति की तरह जिसके पास अपनी कोई शक्ति ना हो, सिर्फ नाम मात्र की शक्ति हो, वह
छोटी छोटी आवश्यकताओं के लिए भी किसी दूसरे पर निर्भर हो। ये चीजें मुगल शासक की थी। 1803 में ब्रिटिश सेनापति लेक ने दौलत राव सिंधिया ये द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध दौलत राव सिंधिया को पराजित किया और पराजित करने के पश्चात मुगल शासक संरक्षण किसका आ जाएगा? अंग्रेजों का। अंग्रेज संरक्षण में कहते हैं 1803 में सेनापति लेख एक समानता के स्तर पर मिलता है किससे? शाह आलम से। तो जब शासक इतना कमजोर हो कि उसे अपनी सुरक्षा के लिए किसी के संरक्षण की आवश्यकता हो तो समानता के स्तर पर मिलना उससे कोई बुरी बात नहीं थी, चीजें थी। यानी जो सम्मान भी था मुगल शासकों का वह भी यहाँ खत्म हो सकता और अंततः 1806 में इनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट शासक अकबर द्वितीय 1806 से 1837। इनके दो ही महत्वपूर्ण कार्य, अगर इनके शासनकाल के विषय में देखा जाए तो दो ही कार्य थे जो पूछे जाते हैं। इन्होंने पहला जो काम किया वो राम मोहन राय जिन्हें पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता था, इन्हें राजा की उपाधि दी। अपनी पेंशन का मुकदमा लड़ने के लिए ब्रिटेन भेजा था राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि देकर और ब्रिस्टल में ही फिर राजा राम मोहन राय की मृत्यु भी हो गई थी 1833 में। तो यहाँ इन्होंने राजा की उपाधि दी। दूसरा इसके शासनकाल में 1835 में संपूर्ण भारत में मुगल सिक्के जो चलन में थे वो बंद कर दिए गए। यहीं से प्रारंभ हो जाते हैं ब्रिटिश सिक्के। ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली भारत में प्रारंभ हो जाती है और मुगल सिक्कों को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। जो भी रहा हो, अंतिम जो शासक हुए वे बहादुर शाह द्वितीय। टाइम पीरियड 1837 से 1858। यह 1 नवंबर महारानी की घोषणा के साथ, महारानी की जो 1857 में घोषणा हुई 1 नवंबर 1858 में, उसी समय मुगल साम्राज्य को समाप्त घोषित किया गया और बहादुर शाह प्रथम, जिनका उपनाम जफर था, इस जफर उपनाम से ये शायरी या गजल इत्यादि लिखा करते थे। बहादुर शाह जफर को रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां पर 1862 में इनकी मृत्यु हुई। स्थिति क्या थी कि 1837 में गद्दी पर बैठी, इस समय पेंशन भी समाप्ति थी। 1856 में मुगल शासक को एक नोटिस दिया गया। उस नोटिस में यह कहा गया कि जो इनका आवास है लाल किला, उसे भी ये खाली कर दें। अपनी कमजोरी ये जानते थे, ये उसे खाली कर सकते थे, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा इनको समय दिया गया था 1858 तक। लेकिन 1857 में ही क्रांति हो गई। क्रांतिकारियों ने बहादुर शाह जफर को ही अपना नेता स्वीकार किया। नेता इसलिए स्वीकार किया ताकि मुगल शासक के नाम पर छोटे छोटे जो रजवाड़े हैं वो यहां जुड़ जाए, इसलिए इन्हें नेता स्वीकार किया गया था। लेकिन जब 1857 में दिल्ली के विद्रोह को दबा दिया गया और बहादुर शाह प्रथम बंदी बना लिए गए,
तो यहीं से ये बंदी अवस्था में रहे 1858 तक, और 1858 में विक्टोरिया की घोषणा के साथ ही इन्हें रंगून निर्वासित किया गया, अर्थात काला पानी दिया गया, जहां पर 1862 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, ये चीजें थी। अगर हम लेटर्स मुगल यानी उत्तरवर्ती मुगल शासकों की बात करें तो ये चीजें। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी हल्के में कि मुगल साम्राज्य के पतन के लिए कौन से कारण उत्तरदायी थे। जैसे पहला पतन के कारण, मुगल साम्राज्य के पतन के कारण अगर हम लोग पहला कारण इसमें देखें तो पहला कारण औरंगजेब का उत्तरदायित्व। ये भी दिखाई पड़ता है। कारण यह था कि औरंगजेब ने संपूर्ण भारत को अपने नियंत्रण में लेने के लिए विद्रोही भी बहुत ज्यादा बनाए। ये विद्रोही कैसे बने? जिन क्षेत्रों की या जिन रजवाड़ों के साथ इनके मित्रवत संबंध थे, उनमें भी प्रत्यक्ष हस्तक्षेप करने से वो रजवाड़े भी विद्रोही हुए। अगर हम लोग राजपूत विद्रोह की बात करें तो ये राजपूत विद्रोह औरंगजेब की अदूरदर्शिता का परिणाम था। ना औरंगजेब मारवाड़ के उत्तराधिकार के प्रश्न में हस्तक्षेप करते, ना राजपूत विद्रोही होते। मारवाड़ के उत्तराधिकार के प्रश्न में औरंगजेब का हस्तक्षेप करना राजपूत विद्रोह का मूल कारण था, जहां पर औरंगजेब को आर्थिक और सैनिक हानि दोनों हुई। दूसरा, संपूर्ण दक्षिण को विजय करने का प्रयास। यह भी इनकी दूरदर्शिता थी। दक्षिण के राज्यों के साथ अगर संधि हो सकती थी, उनसे राजस्व की प्राप्ति हो सकती थी संधि के माध्यम से ही, तो वो ज्यादा सही था। वहां संधि किया जा सकता था, संधि करने के बाद उनसे थोड़ा बहुत लाभ लिया जा सकता था। लेकिन उन्हें जब प्रत्यक्ष नियंत्रण में लेना पड़ा तो वहां पर वहां की जनता विद्रोही हुई, और उन विद्रोहों को दबाने के लिए औरंगजेब को अपने शासनकाल का लगभग 40% समय दक्षिण भारत में ही बिताना पड़ा। जैसे 1681 में औरंगजेब के बड़े बेटे अकबर ने विद्रोह किया, और उसी के विद्रोह के समय औरंगजेब दक्षिण भारत पहुंचते हैं। और जब उसके विद्रोह के समय औरंगजेब दक्षिण भारत पहुंचते हैं तो स्थिति यह थी कि इस टाइम के बाद औरंगजेब दक्षिण में इस प्रकार से फंस गए कि यह पुनः उत्तर भारत वापस ही नहीं आ पाए। इसीलिए इतिहासकार ये कहते हैं कि जिस प्रकार नेपोलियन को स्पेन के नासूर ने तबाह कर दिया था, वैसे ही औरंगजेब को दक्षिण के नासूर ने तबाह कर दिया। क्योंकि दक्षिण में मराठे स्वतंत्रता संग्राम चला रहे थे। अहमदनगर शाहजहां के समय ही विलय कर लिया गया था, लेकिन बीजापुर और गोलकुंडा इन दोनों पर अधिकार औरंगजेब ने किया, जिनसे 1656 में औरंगजेब ने एक संधि की थी, जिनसे राजस्व भी लगातार प्राप्त हो रहा था और मराठों के खिलाफ ये मुगलों को सहयोग भी दे रहे थे। लेकिन फिर भी औरंगजेब ने इन पर आक्रमण करके इन पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया। इन लोगों ने मराठों के साथ भी संधि कर रखी थी, इसकी वजह से ये क्षेत्र सुरक्षित थे। लेकिन जब औरंगजेब ने इन क्षेत्रों को अपने अधिकार में ले लिया तो स्थिति क्या हो गई कि इन क्षेत्रों में भी मराठों ने गुरिल्ला युद्ध नीति के द्वारा आक्रमण किया, और भौगोलिक परिस्थिति, संपूर्ण दक्षिण की जो भौगोलिक परिस्थिति है, उन परिस्थितियों ने मराठों को इस युद्ध के लिए बहुत ज्यादा सहयोग किया।
और इस मराठा स्वतंत्रता संग्राम को औरंगजेब अपने जीवन भर दबा ही नहीं पाया। इसीलिए कहते हैं कि औरंगजेब की कुछ अदूरदर्शितापूर्ण नीति, कुछ उसकी धार्मिक नीति ने मुगल साम्राज्य के साथ जो हिंदुओं का सहयोग था उस सहयोग को खत्म कर दिया। अगर हम लोग दरबारी उसमें देखें तो सबसे ज्यादा हिंदू अमीर इसी के समय में थे, लेकिन हिंदू अमीरों में भी अगर हम लोग देखा जाए तो उसमें भी परिवर्तन हो गया था। औरंगजेब से पूर्व जो अमीरों में संख्या होती थी वो अधिकतर राजपूत अमीरों की होती थी, लेकिन औरंगजेब के समय में अमीरों की संख्या तो बढ़ी, परसेंटेज तो बढ़ा, लेकिन राजपूतों का नहीं बढ़ा बल्कि मराठों का बढ़ा। और मराठे औरंगजेब के प्रति राजपूतों जितने विश्वास पात्र नहीं बन पाए। उन्होंने मौके का फायदा उठाया। अगर उन्हें लगा कि औरंगजेब के खिलाफ या उसके साथ जाने में फायदा है तो औरंगजेब के साथ आ गए। जैसे उनको शिवाजी या मराठों के साथ राष्ट्र प्रेम की बात आई, वो तुरंत मराठों के साथ हो जाते थे। तो संख्या बढ़ी लेकिन प्रभाव नहीं बढ़ पाया या नियंत्रण नहीं बढ़ पाया है। तो इनकी धार्मिक नीति ऐसी थी। दूसरा कारण, अयोग्य उत्तराधिकारी। स्वाभाविक है, अभी हम लोग देख भी चुके हैं कि औरंगजेब के बाद कोई भी ऐसा शासक नहीं बना जिसमें थोड़ी सी भी योग्यता होती इतने बड़े शासन को चलाने के लिए। दरबारी गुटबंदी या औरंगजेब के समय जो भी उथल पुथल हुआ, आर्थिक स्थिति खराब हुई, उसको सुधारने का थोड़ा बहुत प्रयास बहादुर शाह प्रथम ने किया, लेकिन बहादुर शाह प्रथम के बाद जो भी शासक आए सब अय्याश थे। कोई भी शासन को अपने हाथों में केंद्रित करने की क्षमता ही नहीं रखता था। प्रत्येक ने शासन दूसरों के हाथों में सौंपा और स्वयं भोग विलास और नशे में लग गए। तो अगर ऐसे शासक गद्दी पर बैठेंगे जिनके हाथों में स्वयं सत्ता की बागडोर नहीं होगी तो फिर शासन नहीं चल सकता। तो ये कमियां थी। दूसरा, अभिजात वर्ग। का पतन। हम लोग जब अभिजात वर्ग की बात करते हैं तो हम लोग अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, जब इनके समय में देखते हैं तो यह अभिजात वर्ग भी काफी ज्यादा योग्य था। इनमें भी योग्यता कूट कर भरी थी। लेकिन औरंगजेब के पश्चात इसमें भी षड्यंत्रकारी ज्यादा हुए, विश्वास पात्र कम हो गए। षड्यंत्रकारी अमीरों की संख्या तो बढ़ी लेकिन विश्वास पात्र अमीरों की संख्या नहीं बढ़ी बल्कि घट गई। तो जब अभिजात वर्ग का पतन हो जाए जिस पर शासन की संपूर्ण बागडोर स्थित होती है तो ऐसे में कभी भी किसी साम्राज्य का विस्तार नहीं हो सकता या उस साम्राज्य को अस्थायित्व प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि यही उस साम्राज्य के रीढ़ होते हैं। और इनकी योग्यता कैसे आती? जब शासक योग्य हो, तो शासक खुद ही अयोग्य है तो अभिजात्य वर्ग कहां से योग्य हो सकता था? गुटबंदी। औरंगजेब के समय से ही अगर देखें तो दरबारी गुटबंदी प्रारंभ हो गई थी, लेकिन चूंकि औरंगजेब की योग्यता ने इस गुटबंदी को दबा रखा था, उसके समय किसी की हिम्मत नहीं होती थी गुटबंदी करने की या ऐसा कुछ करने की, इसलिए यह गुटबंदी या दलबंदी जो था वो सामने नहीं आ पाया। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही यह गुटबंदी खुलकर सामने आई, और इस गुटबंदी ने यहां तक शासक निर्माता तक बन गए। जैसे ही शासक की मृत्यु होती थी, प्रत्येक अमीर
किसी न किसी शहजादे का पक्ष लेकर के उत्तराधिकार के युद्ध में कूद पड़ता था। तो जब अमीर ही आपस में लड़ने लगे, शहजादे ही आपस में लड़ने लगे, तो साम्राज्य का पतन स्वाभाविक था। उत्तराधिकार के नियम का अभाव। इस्लाम में उत्तराधिकार का कोई नियम नहीं है। अगर हम लोग हिंदू वो देखें तो इसमें यह होता है कि राजा की मृत्यु के बाद राजा का ज्येष्ठ पुत्र ही सत्ता का वास्तविक उत्तराधिकारी। लेकिन अगर हम लोग हिंदू उसमें देखते हैं तो ये भी देखते हैं कि कभी कभी राजा ने अपने ज्येष्ठ पुत्र को उत्तराधिकारी घोषित न कर अपने जीवित पुत्रों में सबसे योग्य को ही उत्तराधिकारी घोषित किया और उसको पब्लिक ने स्वीकार भी किया। लेकिन इस्लाम में उत्तराधिकार का कोई नियम नहीं था। कोई भी शासक हो सकता है, बस उसमें तलवार की शक्ति होनी चाहिए। जिसके पास तलवार की शक्ति वही शासक। शाहजहां के समय भी वही हुआ, औरंगजेब के समय भी वही हुआ, और औरंगजेब के बाद भी लगातार ये प्रक्रिया चलती रही। तो जब उत्तराधिकार के नियम का अभाव है, तलवार की शक्ति ही उत्तराधिकार के नियम का निर्धारण करेगी, तो हर उत्तराधिकार के शासक के मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के युद्ध में कुछ योग्य भी मृत्यु को प्राप्त होते थे और अयोग्य भी मृत्यु को प्राप्त होते थे। शासन पर योग्य भी गद्दी पर बैठ सकता है और अयोग्य भी गद्दी पर बैठ सकता है। निर्धारण इस बात का होता था कि किसके साथ कितने ज्यादा अमीर सहयोग में खड़े। नेक्स्ट, मराठों का उत्थान। मराठों ने भी मुगल सत्ता के पतन में योगदान दिया। जब मराठों का उत्थान हुआ या शिवाजी ने एक साम्राज्य की स्थापना की, तो उस साम्राज्य की स्थापना तो हो गई, लेकिन इसके विस्तार में मराठे उठ खड़े हुए और इन मराठों को दबाने के लिए काफी ज्यादा आर्थिक और सैनिक, ये दोनों नुकसान मुगलों को उठाना पड़ा। इतना नुकसान उठाने के पश्चात भी ये मराठों को दबा नहीं सके और मराठों ने एक स्वतंत्र सत्ता भी स्थापित की और बाद में मोहम्मद शाह के समय दिल्ली तक आक्रमण किया, संधियां भी की और शाह आलम तो इनके स्वयं संरक्षण में शासक बचे रहे। सैनिक दुर्बलता। आर्थिक दिवालिया। आर्थिक दिवालिया, जब हम लोग आर्थिक दिवालिया की बात करते हैं तो इसमें अकबर के द्वारा शुरू की गई मनसबदारी व्यवस्था के दोष भी आते हैं। कहा जाता है इस मनसबदारी व्यवस्था में जब अमीरों की संख्या बढ़ी तो भूमि की मात्रा तो नहीं बढ़ सकती थी। साम्राज्य तो जितना बड़ा उतना ही रहेगा, भारत जितना बड़ा उतना ही, भारत को तो हम फैला नहीं सकते। लेकिन जब अमीर बहुत ज्यादा हो गए तो स्थिति हुई कि इसमें जो मनसब दिए गए उस मनसब की संख्या तो बहुत बढ़ी, लेकिन जो क्षेत्र किसी मनसबदार को प्रदान किए जाते थे वो ऑलरेडी किसी न किसी मनसबदार के पास पहले से ही रहता था। ये दोष था एक, यानी अब जो भी अमीर थे उनकी आय निश्चित नहीं थी कि कितनी आय हो रही है। पेपर पे कुछ है, वास्तविकता कुछ और है। पेपर पे दे दिया गया कि उनको 4 लाख शहंशाही सिक्कों की एक जागीर दी जा रही है। जब वास्तविकता देखी गई तो पता चला कि वह जागीर ऑलरेडी 3 अमीरों में दी गई है। उस पर अधिकार कैसे किया जाता,
तो जिनके पास है उन्हीं के पास, या उसी में उनको 4 लाख की दी गई थी, पता चला 4 टुकड़े हो गए, तो 1 लाख वाली जागीर पा गए, पेपर पे 4 लाख वाले, वास्तविकता में 1 लाख वाले। तो भाई जब जागीर की आय कम है, सैनिक भी तो उनके पास कम होते हैं, ये सब भी आते हैं। फिर औरंगजेब के समय जब देखा जाए तो औरंगजेब के समय स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि मुगल बर्तनों को गलाकर सिक्के ढाले गए, सिक्के ढाले गए ताकि सेना को वेतन दिया जा सके। यानी स्थिति ये आ गई थी कि मुगल खजाना खाली हो चुका था, सेना व्यय, सैन्य व्यय इतना ज्यादा हो गया क्योंकि दक्षिण से मराठों के कारण राजस्व की प्राप्ति बहुत कम हो रही थी, बल्कि वहां सैनिक व्यय बहुत ज्यादा हो रहा था। साम्राज्य के अधिकतर क्षेत्रों में औरंगजेब के दूसरे काल में, यानी 1789 के बाद वाले काल, 1689 के बाद वाले काल, अधिकतर क्षेत्र विद्रोहग्रस्त था और उन विद्रोहों को दबाने के लिए औरंगजेब ने अपने सैनिकों की संख्या भी बढ़ाई, सैनिकों को अग्रिम वेतन तक दिया, लेकिन उन विद्रोहों को दबा नहीं सके, तो वहां नुकसान ज्यादा हुआ, लाभ की प्राप्ति नहीं हो पाई, तो वो एक दिवाला भी आया जो पतन का कारण हुआ। बाह्य आक्रमण, जैसे नादिर शाह, अहमद शाह, अब्दाली, इनके आक्रमणों में भी कहीं ना कहीं एक चोट तो की, लेकिन जब इनके आक्रमण हुए उस समय तक मुगल शासक काफी कमजोर हो चुके थे। पतन में इनकी हम गणना तो कर लेते हैं, लेकिन यह ऐसा समय था जब मुगल सल्तनत यानी शासक इतना कमजोर हो चुके थे कि एक छोटी सी सैन्य शक्ति भी दिल्ली पर चढ़ाई कर सकती थी। मात्र 1500 घुड़सवारों के साथ बाजीराव प्रथम दिल्ली पर अगर चढ़ सकते हैं, तो नादिर शाह 1 लाख की सेना लेकर दिल्ली पर क्यों नहीं चढ़ सकता था। यानी इस समय तक मुगल शासक स्वतः ही यानी बहुत कमजोर हो चुके थे और इनकी कमजोरी इन बाहरी शासकों ने भी उठाई। इन्होंने लूटपाट की, जो भी आर्थिक लाभ थोड़ा बहुत हो सकता था, खजाना जो थोड़ा बहुत बचा था वो भी इन्हें लेके चले। सैनिक को दुर्बलता, अब अगर हम इसकी बात करें, बिना अमीर की कोई भी सेना नेतृत्व प्राप्त नहीं कर सकती, और अगर अमीर योग्य ना हो तो सेना में भी योग्यता की कमी होगी। अगर अमीर के पास वेतन या पूंजी का अभाव हो तो सेना भी कमजोर होगी। और औरंगजेब के अंतिम समय में ये सारी चीजें मुगल सैन्य व्यवस्था में दिखाई देती हैं। अब अगर औरंगजेब को हम लोग सही मान लें कि औरंगजेब तक सब कुछ ठीक था, तो औरंगजेब की जब मृत्यु हुई तो बहादुर शाह प्रथम के पश्चात या बहादुर शाह के समय से ही यह व्यवस्था पूर्णतः सामने आ गई। इन छोटे सेना के बीच में भी दलबंदी इत्यादि खुलकर सामने आती। तो ये कुछ कारण थे जो मुगल पतन के लिए जिम्मेदार थे, और इसके कारण मुगल समाप्त हुए और भारत में एक नई सत्ता जो बाहरी थी, ब्रिटिश थी, वो स्थापित हुई। उन्होंने अपने आप को स्थापित किया, जिससे निजात बाद में मिला, वो लोग हम लोग मॉडर्न में देखेंगे। तो आज की क्लास हम लोगों की समाप्त होती है। हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में प्रांतीय राज्यों के विषय